हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये GS30 क्वेश्चन सीरीज पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप सभी ने उस सभी पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप सभी को 4 पार्टों को देखना है, जिसपे टोटल आप सभी के 120 क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। आज को लेकर आप सभी के टोटल हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। तो ये अल्टीमेट सीरीज आप सभी के लिए चलाई जा रही है आपकी परीक्षा को देखते हुए। इसमें 2 तरीके की परीक्षाएं जो हैं शामिल की गई हैं। सबसे पहले SSC GD, उसके बाद UP SSC PET। तो 2 एग्ज़ाम को देखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। साथ ही साथ ये GS के क्वेश्चन आप सभी के लिए अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। तो SSC GD और UP SSC की परीक्षा को देखते हुए ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आगे अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। अगर आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कर देना होगा और शेयर कर देना होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ, जिसमें आप सभी को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। लिखा हुआ है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है लियाकत अली, दूसरा ऑप्शन है अहमदुल्ला, तीसरा ऑप्शन है बेगम हजरत महल और चौथा ऑप्शन है आप सभी का कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है अहमदुल्ला। इसका सही आंसर है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था फैजाबाद में? तो अहमदुल्ला इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन की तरफ हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लियाकत अली, इन्होंने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। इसके बाद बेगम हजरत महल, इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ का नेतृत्व किया था। इसके बाद कुंवर सिंह जी हैं, इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था जगदीशपुर। तो जगदीशपुर का इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन प्रदान करता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, थर्ड ऑप्शन आप सभी का क्या है? उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करते हैं, दोनों अलग अलग अनुच्छेद के तहत, जैसा कि मेंशन किया गया है हमारे संविधान में। तो उच्च न्यायालय की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। वहीं बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की तो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। तो दोनों ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बारे में हमने आप सभी को बता दिया है। दोनों अनुच्छेद आप सभी को बता दिए गए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1962, 1951, 1862 और 1947। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त को आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त को हमारा क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई थी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 1862 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है, आत्मकथा है ये। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है, मेडागास्कर द्वीप कहाँ किस महासागर में स्थित है। 4 महासागर आप सभी के सामने हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ पर मेरियाना गर्त स्थित है। सबसे बड़ा गर्त है मेरियाना गर्त। कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर ये मार्क हो गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आप सभी का, माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर आप सभी का सही आंसर है। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा गया है, ATM का फुल फॉर्म क्या है। ATM का फुल फॉर्म पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन आप सभी के सामने दिख रहा होगा, ऑटो ट्रांसफर मशीन।
दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक ट्रैकिंग मशीन, तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन और चौथा ऑप्शन है आप सभी के सामने एनोनिमस ट्रांसफ़र मशीन। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इल्तुतमिश को क्या जाना जाता है? तो इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो अमित्रघात के रूप में जाना जाता है। तो इसके एडिशनल जो ऑप्शन है इस सभी के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो इन सभी जानकारी को आप सभी को कहीं पर नोट कर लेना है या अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये जो है आप सभी को हम जो बता रहे हैं ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को इसे ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप सभी को कराए जा रहे हैं इन्हें भी आप सभी को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके सभी के सामने। पहला ऑप्शन है 8.4, दूसरा ऑप्शन है 7.4, तीसरा ऑप्शन है 7 एंड फोर्थ ऑप्शन आप सभी का क्या है? 4.7। जैसे कि आप सभी को हम बताना चाहेंगे मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय होता है। तो 7 से अधिक की वैल्यू क्या होती है? क्षारीय। 7 से अगर आपका वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? पीएच मान है यहाँ पर। अगर ये 7 से ज़्यादा है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बेसिक, मीन्स क्षारीय हो जाएगी। अगर आपकी वैल्यू 7 से कम है तो ये हो जाएगा एसिडिक, मीन्स अम्लीय। अगर आपकी वैल्यू 7 है, 7 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी न्यूट्रल। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4 इसका सही आंसर है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसके क्षेत्र में हुआ था? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है व्यापार, तीसरा ऑप्शन है कला और चौथा ऑप्शन आप सभी का क्या है? युद्ध शैली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसके क्षेत्र में हुआ था? तो कला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर S राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति बनने से पहले वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, S राधाकृष्णन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? आप सभी के सामने चार ऑप्शन है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा स्थित है। आप सभी के कन्फ्यूजन को हम दूर करना चाहेंगे। अगर यहाँ पर दर्रा की बात करेगा, देखिए जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर दर्रा लिखा हुआ है। अगर दर्रा की बात करेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगर बात करता है आप सभी का एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर स्थित है, एलिफेंटा की गुफा की बात करेगा, वो गुफा की बात करता है तो कहाँ पर स्थित है? तो भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करेगा एलिफेंटा का दर्रा कहाँ पर स्थित है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा दर्रा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है पहला युवा ओलंपिक खेल साल 2010 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है लंदन और चौथा ऑप्शन है काठमांडू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका सही आंसर है सिंगापुर में सबसे पहला युवा ओलंपिक खेल 2010 में आयोजित किया गया था। तो आप सभी को सिंगापुर इसे मार्क कर लेना है। सिंगापुर आप सभी का सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है?
फ्लोएम, जाइलम, उपयुक्त दोनों, वाष्पीकरण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका सही आंसर आप सभी का है जाइलम, इसका सही आंसर है। अगर यहाँ पर जल का परिवहन पूछता है, जा से जल और जा से जाइलम हो जाएगा। अगर खाद्य पदार्थों का पूछा जाएगा परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? फ्लोएम हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान देना होगा, अगर जल का परिवहन पूछता है तो जाइलम हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का परिवहन पूछा जाएगा तो फ्लोएम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी को हम बताना चाहेंगे, ये होगा लोकसभा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि मंत्रिपरिषद जो है केवल एक मंत्री, ये सामूहिक रूप से बात की गई है, अगर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगर पूछता है केवल एक मंत्री या व्यक्तिगत रूप से एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। तो अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर संघीय या सामूहिक रूप से पूछा जाता है तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है कोंकण तट, दूसरा ऑप्शन है केनरा तट, तीसरा ऑप्शन है कोरोमंडल तट और चौथा ऑप्शन है मालाबार तट। इस सभी को ऑप्शनों को हम मैप के द्वारा समझेंगे और साथ ही साथ आप सभी को इसके बारे में बताया जाएगा कि कहाँ पर कौन सा तट स्थित है। तो इसका सही आंसर आप सभी को हम पहले बता देंगे। इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को तटीय भूभाग को कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैप में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारा मैप है भारत का और यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए थे। कोंकण तट, तो सबसे पहले हम कोंकण तट की बात करेंगे। तो यह आप सभी को दिख रहा होगा, ये गुजरात से एरिया जो है यहाँ से आप सभी का चला आया है। उसके बाद यहाँ तक हम आएंगे, ये यहाँ तक गोवा तक। गोवा के पास आप देखिए बिंदु बना हुआ है ब्लैक कलर से, तो गोवा तक के तटीय भाग को, गुजरात से गोवा तक के तटीय भाग को आप सभी को क्या कहा जाता है? तो ये आप सभी का हो जाएगा कोंकण तट। ठीक, ये कोंकण तट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके आगे तो गोवा से, अगर हम बात करेंगे गोवा से हम आगे बढ़ते हैं और कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पर आप कर्नाटक दिख रहा होगा, कर्नाटक के यहाँ पर बीच पॉइंट पर यहाँ पर जहाँ तक हम आए हैं यहाँ पर मंगलौर स्थित है। तो यहाँ पर गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक क्या स्थित है? तो हमारा केनरा तट स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा तट हो जाएगा? केनरा तट है। इसे हम दूसरी लाइन से मार्क कर देते हैं दूसरे कलर से। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ इसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ तक आप सभी का कौन सा हो जाएगा? ये आप सभी का है केनरा तट है। इसके बाद हम बात करेंगे, इंक बदल लेते हैं, हाँ इसके बाद हम देखेंगे कर्नाटक के मंगलौर से। उसके बाद कर्नाटक के मंगलौर से जहाँ पर ये पॉइंट बंद हुआ है, केनरा तट आपका ख़त्म हुआ है। इसके बाद मंगलौर से ये आप सभी को एकदम निचला पॉइंट भारत का दिख रहा होगा, कौन सा है? ये कन्याकुमारी तक। तो ये मंगलौर से कन्याकुमारी तक कौन सा तट स्थित है? तो ये स्थित है मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट आप सभी का इसका हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी के क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भूतटीय भाग को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को हमने अभी आंसर बताया था, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है कन्याकुमारी पर, वहीं से यहाँ से ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ तक के तटीय भाग को हमारा क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को हमारी बातों पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर अगर आप सभी को नहीं लिखा है तो इसे आप सभी को पॉइंट वाइज नोट करते जाना है, जैसा कि आप सभी को हमने मार्क करके भी दिखाया है। तो ये सबसे पहले आप सभी का क्या हो गया? गुजरात से गोवा तक आप सभी का हो गया
गुजरात से गोवा तक के स्थान को हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं भूतटीय भाग को कोंकण तट कहते हैं। इसके बाद गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक आप सभी का क्या हो जाएगा, ये केंद्रा तट हो जाएगा। उसके बाद कर्नाटक के मंगलौर से लेकर तमिलनाडु का जो है कन्याकुमारी, यहाँ तक आप सभी का मालाबार तट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए आप सभी को रेड से पिंक से डॉटेड दिख रहा होगा, यहाँ से आप सभी का तमिलनाडु है। इसके बाद यहाँ तक आंध्र प्रदेश है। ये टोटल क्षेत्र को आप सभी को क्या कहा जाता है, तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। आशा करते हैं आप सभी की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है आप सभी का सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, मैकाल पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। और देखते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। तो अभी आपको हमने मैप दिखाया था, एक बार फिर से हम बैक चलेंगे। ये देखिए, ये आप सभी का छत्तीसगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो ये आप सभी को दिख रहा होगा, ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आप सभी का क्या स्थित है, तो मैकाल पर्वतमाला स्थित है। ये भारत का मैप है, इसे हम जूम आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ आप सभी का स्थित है, तो यहीं पर आप सभी की मैकाल पर्वतमाला स्थित है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि नहीं है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, संवेग, आवेग, त्वरण और चाल। 4 आपके सामने ऑप्शन है। सबसे पहले हम बात करेंगे सदिश राशि किसे कहा जाता है। तो सदिश राशि वो होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं जिनमें आप सभी के लिए कौन कौन सी चीज़ की ऑप्शन आवश्यकता होगी, तो इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और प्लस किसकी ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ आप सभी का दिशा और प्लस परिमाण की ज़रूरत होती है। मतलब जिसे हम स्केल कर सकें, वो कौन सी राशि है, डायरेक्शन की ज़रूरत, साथ ही साथ उसे हम स्केल भी कर सकें, वो क्या हो जाएगा आप सभी का सदिश राशि हो जाएगी। अगर हम अदिश राशि की बात करेंगे तो जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है वो अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। लिखा हुआ है संवेग, आवेग, त्वरण और चाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो चाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाल आपकी कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। इसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आप सभी का शंकराचार्य। शंकराचार्य दिया गया है, ये अद्वैतवाद के जनक है। इसके बाद रामानुजाचार्य, इनके सामने दिया गया है विशिष्ट द्वैतवाद। इसके बाद दिया गया है माधवाचार्य, ये द्वैतवाद। और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है वल्लभाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद। तो इसमें कौन सा आंसर आप सभी का गलत है, जो आप सभी के सामने ये जोड़ा जो है दिया गया है, इसमें कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने क्या है, इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा वल्लभाचार्य वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये गलत है। ये जोड़ा, ये वल्लभाचार्य की अगर हम बात करेंगे तो ये किस चीज़ के जनक हैं, तो ये हैं शुद्ध द्वैतवाद के। तो ये शुद्ध द्वैतवाद के कौन है, वल्लभाचार्य हैं। और ये जो द्वैत अद्वैतवाद लिखा गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निम्बकाचार्य। तो 4 ऑप्शन आपके सामने थे, इसका सही आंसर आप सभी ने जान लिया। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, बेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तैराकी, कुश्ती, बैडमिंटन और घुड़दौड़। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आप सभी का घुड़दौड़। इससे बेलिंगटन कप संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, पोलो, शतरंज, फुटबॉल और लॉन टेनिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप सभी के सामने है, ये शतरंज हो जाएगा। रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है, हार्टिकल्चर, पोमोलॉजी, डेंड्रोलॉजी और माइकोलॉजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर है पोमोलॉजी। इसका सही आंसर है पोमोलॉजी, सही आंसर है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है।
इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइकोलॉजी किसके कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगर आप सभी के क्वेश्चन पूछता है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था, ये क्वेश्चन ये है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत बार आप सभी की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप सभी को इसे ध्यान से देखना होगा। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। तो न्यूमिस्मैटिक किसे कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। एकॉस्टिक्स किसे कहा जाता है, तो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है एकॉस्टिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी, तो ये कीट के अध्ययन को कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, मार्कोनी, ओटिस, मार्टिन कूपन और जे.एल. बेयर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ओटिस ने किसका आविष्कार किया था, तो ओटिस ने आप सभी के लिए लिफ्ट का आविष्कार किया था। लिफ्ट का आविष्कार ओटिस ने किया था। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था, तो मार्कोनी ने किसका, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, ट्रांजिस्टर का। इसके बाद हम बात करेंगे जे.एल. बेयर्ड का, इन्होंने टेलीविजन का किया था। इसके बाद हम देखेंगे मार्टिन कूपन, इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्टिन कूपन ने किसका आविष्कार किया था, तो मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है क्या है, गुजरात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, इसका सही आंसर है उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। लाला लाजपत राय, अब्बास तैयब जी, उसके बाद है कस्तूरबा गांधी, चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब्बास तैयब जी ने महात्मा गांधी जी को जब बंदी बना लिया गया था, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर कैसी होती है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन है अधिक, कम, सामान्य और शून्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, अधिक। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अगर बात करेंगे पोल पर, तो पोल पर कैसी होती है, ये कैसी होगी। मान लीजिए आप सभी के लिए ये पृथ्वी है, हम ड्रॉ करेंगे, ये आप सभी की पृथ्वी है। उसके बाद हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ठीक, ये आप सभी की लाइन है। अगर हम बात करेंगे तीव्रता कैसी होती है, अगर तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु है, ये है आप सभी का पोल, इधर दोनों तरफ पोल है। यहाँ पर कैसी हो जाएगी इसकी तीव्रता, तो इसकी तीव्रता यहाँ पर हो जाएगी अधिक। यहाँ पर कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर यहाँ पर देखा जाए भूमध्य रेखा पर, ये मान लीजिए आपकी एकदम भूमि की मध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर कैसी हो जाएगी, ये पोल पर आप सभी को हमने बताया कैसी होती है, अधिक होती है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ था अधिक यहाँ पर हो जाएगा पोल पर। उसके बाद भूमध्य रेखा की बात करेंगे, तो भूमध्य रेखा पर आप सभी का कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, तो यहाँ पर कैसी हो जाएगी, ये होती है यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर सबसे कम होगी। कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी तल से ऊपर या अगर हम नीचे जाते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, ऊपर जाएंगे आप चाहे नीचे जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता आप सभी की कम होगी। तो जैसा कि आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, पोल पर कैसा होता है तो अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कैसा होगा ये कम होगा, और ऊपर नीचे जाने पर क्या होता है, ये दोनों ही कम होते हैं। तो भूमध्य रेखा पर आप सभी का सबसे कम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमने आप सभी को एक क्वेश्चन बताया था, कौन सा क्वेश्चन बताया था ये देखते हैं।
ये मार्कोनी जी ने क्या किया था, तो इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर लिख दिया है, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं किया था, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, देखते हैं। इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, तो बार्डीन जी ने किया था। जॉन बार्डीन है, उन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था, तो मार्कोनी ने आप सभी के लिए रेडियो का आविष्कार किया था। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी जी ने किया था। ओटिस ने लिफ्ट का किया था। मार्टिन कूपन को मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक माना जाता है और जे.एल. बेयर्ड को टेलीविज़न के आविष्कार के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका सभी के लिए क्वेश्चन था, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदू विद्वान कौन सा था। इसमें से 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना और राजा टोडरमल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी के सामने, तो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी को पद्मावत इनकी रचना है। इसके लिए भारतीय विद्वान, पहला हिंदी भारतीय विद्वान माना जाता है। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदू विद्वान कौन था, तो मलिक मोहम्मद जायसी थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मैलिक एसिड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो सिरके का रासायनिक नाम आप सभी का क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। आप सभी को थकान कब महसूस होती है, तो आपके जोड़ों में अगर लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड के कारण आप सभी के जोड़ों में दर्द होती है। उसके बाद मैलिक एसिड अगर बात करेंगे, तो मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद साइट्रिक एसिड है आप सभी के सामने। तो साइट्रिक एसिड में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू हो गया आपका, तो नींबू में आप सभी का क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। तो एसिटिक एसिड आपका सिरके का रासायनिक नाम हो गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने के लिए लागू रहता है। अगर राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो घोषित किया गया है, तो ये कितने महीने के लिए लागू रहेगा, तो ये आप सभी का 6 महीने के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीने के लिए, तो ये क्या है, 6 महीने के लिए लागू रहता है। तो आप सभी के जैसा देख रहे होंगे, ये 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप सभी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आप सभी को इस स्टडी विद तिवारी जी चैनल को आप सभी को दिख रहा होगा, इसे सब्सक्राइब कर लेना है। स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, इसके साथ साथ आप सभी को हमारे टेलीग्राम जो है चैनल है स्टडी विद तिवारी जी नाम से, उसे आप सभी को आप ज्वाइन कर लेना है। आप सभी को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं, अपने यहाँ पर कमेंट माध्यम से आप सभी के विचार हमें ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद हम आप सभी को मिलेंगे पार्ट 6 में। तो आप सभी के लिए टोटल हो गए हैं 150 क्वेश्चन। अभी तक 5 पार्ट आप सभी के सामने आ चुके हैं। ये 30 क्वेश्चन की सीरीज़ आप सभी के सामने रोज़ प्रस्तुत की जा रही है। तो अब आप सभी को मिलेंगे कल। आप सभी को स्टडी विद तिवारी जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आप सभी को हम कल मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।